ये चुनाव एक महापर्व की तरह रहा है। 7 चरणों में चुनाव है, चौथा चरण आज चल रहा है, तो काफ़ी समय मिला और इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती चली जा रही हैं। 4 जून बहुत दूर नहीं है, देखिएगा आप, मैं पहले चरण से ही कह रहा हूं कि फटाफट एक के बाद एक चरण का समय आता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव संपन्न होगा। तो चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। भी 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 52.6% मतदान हुआ है और इसमें आंध्र प्रदेश में 55% से ज़्यादा मतदान हुआ है, बिहार में करीब 45% के आसपास मतदान है, जम्मू कश्मीर में करीब 30% के आसपास मतदान है, झारखंड में 56% से ज़्यादा वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश में करीब 60% के आसपास मतदान है। महाराष्ट्र में एक बार फिर, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य हैं जहां लगातार कम ही वोटिंग प्रतिशत रहा है, लेकिन 42% से ज़्यादा कुछ मतदान हुआ है महाराष्ट्र में। उड़ीसा में करीब 53% के आसपास है, तेलंगाना में 52% के आसपास है, उत्तर प्रदेश में फिर 48% से थोड़ा ज़्यादा मतदान है। वहीं पश्चिम बंगाल में ठीक वोटिंग हुई है जैसा कि पिछले 2 चरणों में भी हुआ, तो ट्रेंड वही बना हुआ है। 66% के आसपास पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है। ये लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रेंड इसी तरह से बना हुआ है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर मतदाताओं में वैसा उत्साह नहीं है, लेकिन हम पिछले ट्रेंड को देखें तो उसके हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मतदान अच्छा होता है या लोग मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार वो 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के बीच में जो है अच्छी टक्कर हो सकती है। हालांकि बिहार इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा बेहतर टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है। चप्पे चप्पे पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता हैं जो आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का दिन इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपना रोड शो करने वाले हैं काशी से, तो उसको लेकर भी काफ़ी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। सबसे सटीक कवरेज भारत एक्सप्रेस पर जारी है। चौथे चरण का रण, किस में कितना दम। चौथा चरण 10 राज्य 96 सीटें, वोटिंग चल रही है और जैसा मैंने आपको वोटिंग परसेंटेज बताया है तो आप ये मान सकते हैं कि पिछले 3 चरणों के मुकाबले कुछ बेहतरी दिखाई पड़ती है। हालांकि 5 बजे का जो एक वोटिंग परसेंटेज आता है फाइनल, उससे और स्पष्ट होता है। गर्मी का समय है तो कई जगहों पर शाम के समय पर मतदान जो है अचानक से बढ़ता भी है। अब गारंटी और न्याय, ये 2 महत्वपूर्ण शब्द रहे हैं जो इस बार चले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की गारंटी अपने हर चुनावी सभा, अपने हर भाषण में कहा है। तो न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर आई और उन्होंने न्याय की बात कही है। कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला अभी तक रहा है और इस पर लगातार बढ़िया पैनल और बेहतरीन विश्लेषकों के साथ हम लगातार बातचीत करते रहे हैं। एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं। राज बिहारी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ चुनाव विश्लेषक के तौर पर देवकी नंदन मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज बिहारी जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। वोटिंग परसेंटेज पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ट्रेंड सा चल रहा है। यूपी, बिहार, यहाँ पर थोड़ा सा कम वोटिंग परसेंटेज होना, पश्चिम बंगाल में थोड़ा ज़्यादा होना, फिर भी क्या हम इसको कुछ एनालाइज कर सकते हैं या आपको लगता है कि इन राज्यों का मिजाज ही कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर इतना हो जाए उत्तर प्रदेश में तो भी ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर उतना उत्साहित या उतना ज़्यादा मतदाता जो है बाहर नहीं निकल रहा है जितना पश्चिम बंगाल में या अन्य जगहों पर? अगर पश्चिम बंगाल से शुरुआत करें तो पश्चिम बंगाल में सभी चरणों में अभी तक चौथे चरण तक सबसे ज़्यादा मतदान रहा है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में भी पिछली बार 80% मतदान था, वहाँ भी लगभग इस तरह पहुँच जाएगा। लेकिन जो अन्य राज्य हैं, जब महाराष्ट्र में भी मतदान कम रहा है, पहले भी कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 48% के आसपास ऐसे देखते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो मतदान 60, 62, 64% तक जाएगा, उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन उसका कुछ और भी का कारण है कि वोटर बाहर रह जाते हैं, वहाँ नहीं वोट डालने नहीं पहुँच पाते हैं, या वोटरों की उदासीनता भी एक बड़ा कारण बन सकती है और उसकी उदासीनता के बड़े कई का कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ी कमी महसूस की गई है वो ये है कि कोई भी पार्टी हो,
जी। कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में जो पहले परंपरा थी कि घर घर जाते थे, संपर्क करते थे, पर्ची, मतदान की पर्ची दे के आते थे, लेकिन इस बार ये हर जगह से ये लोग मान रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है या कार्यकर्ता का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी चुनाव मशीनरी मार्केटिंग एजेंसियों के हाथ में है। वही सारा काम देख रहे हैं, वही फीडबैक दे रहे हैं, वही फीडबैक ले रहे हैं, और चुनाव का जो पूरा का पूरा प्रबंधन भी मार्केटिंग एजेंसियों के हाथ में, क्योंकि अब चुनाव डिजिटल ज़्यादा हो गया है। तो डिजिटल ज़्यादा होने से केवल उम्मीदवार अपना एक वीडियो बना के और व्हाट्सएप पे भेज दे, सोशल मीडिया पर अपना शेयर कर दे, तो उससे कार्यकर्ता भी नहीं जुड़ पा रहे, और मतदाता तो दूर की बात है जुड़ने की। ये बड़ा दिलचस्प पहलू आपने जो उठाया, मतलब अब धीरे धीरे हम डिजिटाइजेशन में उस स्तर पर जा रहे हैं कि मतदाता ये चाह रहा होगा कि भाई फ़ोन पे ही सब हो रहा है तो वोट भी यहीं से दिलवा लो। कई जगह तो ये भी चर्चा है कि जैसे उम्मीदवार जिस दिन मतदान होता है तो उम्मीदवारों की तरफ से एक बस्ता दिया जाए, बस्ता बोलते हैं उसको चुनावी भाषा में, बस्ता दिया जाता है जिसमें मतदाता सूची होती है, मतदान की पर्ची होती है, कुछ खाने पीने के लिए पैसा दिया जाता है कि भाई जो कार्यकर्ता काम है उनके लिए बूथ पर जो लगे हुए हैं उनके लिए नाश्ता पानी और भोजन की व्यवस्था रहे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे राज्यों में, खासतौर में यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगह यही मानसिकता है कि नेता कार्यकर्ताओं में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से चुनाव अभियान को चला रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये चुनाव केवल और केवल कुछ एजेंसियों के हाथों रह गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत कम हो गई है। लेकिन ये भी एक बड़ा रोचक तथ्य है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने सांसदों से भी कहते रहे कि भाई जाओ क्षेत्र में काम करो, लोगों से मिलो जुलो, और वो फीडबैक भी ले लेते थे। इस कारण बहुत सारे लोगों के टिकट भी काटे गए इस बार जी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में चुनाव समाप्त हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बार बार भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही, कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में नहीं पहुँचे भी तो बहुत कम रैली हुई हैं, और जो कांग्रेस के दोनों बड़े वो थे नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो अपने अपने क्षेत्र में ही घिरे रह गए थे। अब निकलना शुरू किया है, लेकिन उनकी भी बहुत कम डिमांड है। लेकिन जिस तरह से एक अभियान चलता है मतदाताओं से जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार मीटिंग तो कर रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, पदाधिकारी को बुला रहे हैं, लेकिन लोग मान रहे हैं कि कार्यकर्ता लोगों के घर नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर आपका एम्फेसिस इस पर है कि कार्यकर्ताओं को इस बार वो महत्व नहीं मिला या उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता जो थोड़ा पिछले चुनाव में देखने को मिलता था, और डिजिटाइजेशन या डिजिटल हो जाना और मार्केटिंग एजेंसीज के हाथ में पूरा चुनाव का प्रबंधन चला जाना, ये दो बड़े कारण आपको दिखाई देते हैं। देवकीनंदन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस है जो रासबिहारी जी ने रखी है। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा इस पर एक रोशनी डालें। हम बात करेंगे अलग अलग सीटों के लिहाज से भी बात करेंगे, एक पॉलिटिकल एनालिसिस भी रखेंगे कि अब चौथे चरण पर आकर हम कहाँ खड़े हैं और क्या एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आप भी मानते हैं कि कार्यकर्ताओं का घर घर पर जाना और वर्सेस डिजिटल चुनाव होना या डिजिटल चुनाव प्रचार होना, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फर्क ये 2024 के चुनाव में देखने को मिल रहा है। नो डाउट डिजिटल एरा जो है वो और पहले शुरू हो गया था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों में जिस तेज़ी से सोशल मीडिया का और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का महत्व बढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज जो 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा जो शेयर है वाईएसआर रेड्डी जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में, उसका है। आप देखिए, जो सवाल आपने पूछा कि कार्यकर्ता घर घर क्यों नहीं जा रहा, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्कर उसके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बना रहा है, मतलब हर बूथ पर उसका एक आदमी है, और बल्कि एक बूथ पर अगर 10 पन्ने हैं तो उस 10 वर्कर बीजेपी के पास है, ऐसा बीजेपी ने दावा किया था।
लेकिन और बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हुई, कांग्रेस का वर्कर खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में 20-25 सालों से नहीं है। यूपी में उसकी सरकार नहीं, और बहुत सारे स्टेट है वहां सरकारें नहीं है। तो जहां सरकार नहीं वहां वर्कर खत्म हो गया, वर्कर शिफ्ट होकर के दूसरी पार्टियों में चला गया। बीएसपी और समाजवादी पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, तो समाजवादी पार्टी का भी वर्कर है, लेकिन वह भी बूथ लेवल तक नहीं है। केवल एक बहुजन समाज पार्टी है जिसका वर्कर बूथ लेवल पर है उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में मैंने ममता बनर्जी का देखा है कि ममता बनर्जी का वर्कर टीएमसी का हर बूथ लेवल पर है। अब सवाल यह उठता है कि किसका वर्कर जो है वहां तक नहीं जा रहा है। बीएसपी का वर्कर भी जा रहा है। ये बीएसपी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये बीएसपी को भी पता है, उस वर्कर को भी पता है, उस कैंडिडेट को भी पता है। उसके बाद भी बीएसपी का वर्कर अपना जो उसका काडर वोट है, जिसे दलित वोट कहते हैं, उसको डलवाने के लिए जरूर कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हो रही है। वर्कर पूरी तरीके से, मैं अगर उत्तर प्रदेश और कई राज्यों को मैंने देखा, इस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो वो बहुत परेशान है। बीजेपी का जो वर्कर है बहुत परेशान है। दरअसल होता क्या है, वर्कर क्यों पार्टी के साथ जुड़े, अब यहां एक बड़ा सवाल आता है। उस भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, सांसद मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, लेकिन वर्कर को क्या मिला, ये एक बड़ा सवाल है। तो वर्कर को जब तक आप कुछ नहीं देंगे तो वर्कर किस लिए आपके पीछे घूमेगा। वर्कर समाज सेवा करे और आप कुर्सी पर बैठकर मलाई खाएं, ये तो नहीं हो सकता है। तो ये जो वर्करों ने ये देखा, तो वर्करों ने देखा कि उनकी तो कहीं सुनवाई नहीं है। यूपी में पर जो भी बीजेपी के, पार्टी सत्ता में होती है उसके साथ ये स्थितियां बनती हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए दिल्ली में आप हैं, अरविंद केजरीवाल की ये स्थिति नहीं है। वहां पर वहां आम आदमी पार्टी का वर्कर मरने जीने को तैयार है आज की तारीख में। केजरीवाल जेल के भीतर थे, लेकिन उनका वर्कर सड़क पर था। आज दूसरी पार्टियों के वर्कर में यह स्थिति नहीं है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो थोड़ा अपर क्लास का है, थोड़ा आराम तलब वोटर है। तो वो भी जब तक वर्कर कोई कहेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, गाड़ी गाड़ी नहीं भेजेगा तब तक वो हिलेगा नहीं। इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, करीब 3% के आसपास का डिप है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए क्या है कि जब वोट पड़ता है तो वोट के वर्कर जो है उत्साह पैदा करता है वोटर में। तो इस बार वर्कर में न उत्साह होने की वजह से वोटर में भी उत्साह नहीं है। वोटर भी सोच रहा है अरे छोड़ो जाने दो, क्या जरूरत है वोट देने की, मोदी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, हमको क्या मिलेगा। ये एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वर्कर में एक प्रॉब्लम है। लेकिन वर्कर भी चूंकि स्वार्थी, हर व्यक्ति स्वार्थी है तो वर्कर भी स्वार्थी है। तो वर्कर को चूंकि पार्टी कुछ दे नहीं पा रही है, इस वजह से वर्कर को सम्मान भी अगर मिले तो भी ठीक है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसद तो अपना काम करा नहीं पाते हैं, तो वर्कर क्या काम कराएगा। तो वर्कर क्यों पीछे लगेगा किसी सांसद या विधायक के पीछे। एक बात। दूसरी बात, एक बात और आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पैटर्न दूसरा सेट कर दिया कि वोट सांसद नहीं चुना जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। तो सांसद क्षेत्र में गया नहीं, सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। भले मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, मोदी जी का माहौल अच्छा बना हुआ, उनकी यूएसपी जारी हो, लेकिन सांसद के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है। मैं राज बिहारी जी से इस पर कुछ टिप्पणी लेना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे ये कि आपको लगता है कि विपक्ष का कार्यकर्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्योंकि अगर मान लीजिए बीजेपी का कार्यकर्ता निराश है, उसकी वजह से डिप आ रहा है, तो बाकी कार्यकर्ता, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? नहीं, वर्कर उनके पास है ही नहीं है। कांग्रेस के पास कहां वर्कर है। कांग्रेस, देखिए वर्कर भी हमेशा सत्ता के साथ जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक 2014 से पहले वर्कर नहीं थे। 2014 से पहले उसके पन्ना प्रमुख नहीं थे। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी करोड़ों वर्कर की पार्टी नहीं हुआ करती थी। ये सत्ता के साथ वर्कर चलता है।
तो वो वर्कर आज की तारीख में इस वजह से बीजेपी के साथ है क्योंकि सत्ता के साथ है। हाँ, इसके तो लेकिन खैर आप क्योंकि ठीक कह रहे हैं। हमने उसको कई भलाई नहीं क्लासिक मिल रही है, एग्जाम्पल देखे, हमने पश्चिम बंगाल देखा, तृणमूल कांग्रेस जो है हमने देखा थोड़ी समय में कैसे खड़े हो गई, आम आदमी पार्टी को देखा, कार्यकर्ता ऐसा नहीं कि उन्होंने पैदा किए, कार्यकर्ता जो है दूसरी पार्टियों के टूट टूट कर आते हैं जो समान विचारधारा के होते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, रासबिहारी जी जैसा एक्सपर्ट है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तो बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं, काफ़ी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, काफ़ी गहराई से समझते हैं, वहाँ काम भी किया है, उनसे थोड़ा बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। क्योंकि बात आई तो एक खबर भी दर्शकों को बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर जो वोटिंग जारी है उसमें पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो एक तरफ अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं पैनल पर कम मतदान का किस पर असर पड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां बहुत ही बम्पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 66% से ज़्यादा मतदान यहां पर हुआ है। तो अब इसके भी मायने समझने जैसे हैं। तो रासबिहारी 2-3 बातें यहाँ पर आ रही हैं, उस पर मैं आऊँ उससे पहले ये एक पश्चिम बंगाल वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। और अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान हुआ है। तो दोनों ही बातें बता दी आपको, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मतदान है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान है, क्योंकि यहाँ पर महज 30% के आसपास मतदान हुआ 3 बजे तक जम्मू कश्मीर में। तो पश्चिम बंगाल भी आ गया। बहुत सारी बातें देवकी नंदन जी ने कही हैं और कुछ से आप इत्तेफाक रखते होंगे, कुछ से ना इत्तेफाकी रखते हैं। एक एक करके पॉइंट पर आते हैं। पहला तो ये कि जो डिप आ रहा है उसका असर क्या भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है। कारण ये कि सत्ताधारी दल है, कारण ये कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात आपने सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कही, पर कार्यकर्ता तो जैसा देवकी नंदन जी कह रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के पास बचा कहाँ है, बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो निराश है, जो आपका पॉइंट था। नहीं, देवकी नंदन जी ने एक बात कही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी कोई अपनी लहर बना पा रही है। बिल्कुल लहर नहीं बना पा रही है। और ना तो जनता पर अरविंद केजरीवाल के जेल का जाने का असर पड़ा, ना बाहर से आने का बहुत असर पड़ा है। ये ठीक है, कुछ मीडिया है जो दिखा रहा है कि बड़ी उत्साह है, क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। और ना कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। खुद कांग्रेस में बहुत फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। जो बचा कुचा कार्यकर्ता है उनके मन में भी एक हताशा है कि दिल्ली में ये मानते हैं कि जिसने हमको ख़त्म किया आज हम उसके लिए वोट मांगने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल बन ये तो खैर उनका जब से मुझे याद है कि जब से गठबंधन बनाने के प्रयास हो रहे थे तभी से बात चल रही है। बहुत सारी नाराजगी, लवली जैसे लोगों की नाराजगी देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कम वोटिंग परसेंटेज, हम तो सिर्फ दिल्ली की बात कर नहीं रहे हैं, दिल्ली में तो वैसे भी कोई बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज मेरे ख्याल में तो आता नहीं है सामने, क्योंकि दिल्ली का मतदाता जो है वो थोड़ा अलग मिजाज का होता है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है। लेकिन हम ओवरऑल भी बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता निराश है, जैसा देवकी नंदन जी कह रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता में निराशा नहीं है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है देश में जो मोदी सरकार की योजनाओं से जिन्हें लाभ हुआ है जी, और वो ये मानते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यह है कि सुरक्षित माहौल है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। ये अलग बात है कि नौकरशाही भी हावी हुई है, लेकिन जिनका कोई काम नहीं पड़ता सरकारी काम काज में, उन लोगों को लगता है कि हम रात बरात जाते हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, कोई लूटपाट की घटना नहीं होती है, महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले तो ये होता था कि अगर हम एनसीआर की बात करें कि पहले तो ये होता था कि रात को 9 बजते ही लोगों को चिंता होने लगती थी, हमारी बेटियां बहू घर से बाहर हैं तो कैसे आएंगी। अब हालत यह है कि रात को 12 बजे थी, अगर आखिरी मेट्रो से भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ उतरती हैं, ऑटो पकड़ती हैं और घर चली जाती हैं। पहले होता था कि उनके घर वाले गाड़ियाँ लेके वहाँ खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। जब तक महिलाएं घर ना चली जाएं, पुलिस मौके पे खड़ी रहती है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर है। और जो लाभार्थी वर्ग को यह है कि अगर मोदी सरकार है तो हमको और ज़्यादा फायदा होगा। अगेन फिर कम वोटिंग परसेंटेज और क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, फिर कम वोटिंग परसेंटेज क्यों? अगर ये कम देखिए यूपी में तो बहुत ज़्यादा जो पहले है वो उसी तरह है, 2019 की तरह ही है, 1-8% कम है, 2% कम है पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले। उसकी एक वजह मौसम भी हो सकती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, कार्यकर्ताओं ने अगर उत्साह दिखाते, लोगों को निकालते जिस तरह पहले निकाल के लाते थे, कि अगर ख़ास तौर पे
एक एक वर्ग जब वोट डालने ज़्यादा जाता था तो बीजेपी तेज अचानक तेज हो जाते, तो लोग घर से बुला बुला के ले आते, चलो वोट डालने चलो। उस बार वो ये वाला माहौल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पिछली बार जो सीटें यूपी में जीती बड़े मार्जिन से जीती थी, मार्जिन कम हो सकता है, सीटों की तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आएगी। सीट तो और ज़्यादा ही बढ़ेंगे बीजेपी की यूपी में भी। आपने एक एनालिसिस सुनी भी थी, रासबिहारी जी ने जो रखी, आपका कहना था कि 2-3% का अगर डिप आता है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि कार्यकर्ता बचा ही नहीं विपक्ष के पास में, तो ये कैसे कहा जाए? मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि एक वॉकओवर गेम चल रहा है कि विपक्ष बड़ा कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साह भी कई जगहों पर लोगों में नहीं होगा, उन्हें लगता होगा जो चल रहा है वही चलता रहेगा। अरे देखिए, वर्कर कभी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव हमेशा जनता लड़ती है। और जो मैं देख पा रहा हूं, बंगाल से लेकर के मैं कई स्टेट तक गया, मैं अभी बंगाल में करीब 20 दिन था, यूपी में मैंने देखा, बिहार में मैंने देखा, मध्य प्रदेश में मैंने देखा। देखिए, हमेशा चुनाव वर्कर लड़ता, वर्कर नहीं, जनता लड़ती है। तो इस बार का चुनाव अगर मैं एक बात कहूं तो जनता लड़ रही है। अब मैं आपके बात पे आता हूं, वोट शेयर पर। देखिए, वोट शेयर जब कभी भी घटा है तो उसका नुकसान सत्ता पार्टी को हुआ। जब कभी भी वोट शेयर बढ़ा है तो जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप इसको 1999 का आप देखिए, 1999 और 2004 में जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो करीब 1.90% का डिफरेंस है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। मतलब 1.90% वोट डिप किया था 2004 में 2019 के मुकाबले। अब आप आइए 2014 में, 10 साल बाद 2014 में आ जाइए। 2014 में जब आप आते हैं तो करीब 5 से 6% का वोट बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार चली गई थी। तो ये जो हिस्ट्री है, इतिहास कहा जाता है ना कि अपने आप को दोहराता है, और जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूले कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे फिजिक्स का अगर कोई फार्मूला है, केमिस्ट्री का जो फार्मूला अभी तक के चार चरणों के मतदान, जो आज चौथे चरण का भी अब पूरा हो जाएगा थोड़ी देर में, इससे क्या पैटर्न निकालते हैं? ड्रास्टिक गिरावट तो देखने को नहीं मिलती है, एक डिप देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे, जैसे बंगाल की बात रासबिहारी जी ने करी है। बंगाल में 2019 में 78% वोट पड़ा था। इस बार जो वोट परसेंटेज है वो करीब 66% के आसपास है। ये मैक्सिमम 70-72 तक जाएगा। इसका मतलब 8% वोट का डिप चल रहा है, 8% वोट का गिरावट है। आप यूपी में आइए, अब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरा देश का जो पैटर्न है वो कितना वोट का परसेंट है, 67% वोटिंग परसेंटेज था 2019 में, 67.कुछ%। अभी जो वोटिंग परसेंटेज चल रहा है टोटल, अगर पूरे देश का देखेंगे, चौथे चरण का तो अभी उसमें शामिल नहीं करेंगे, 3 चरण का, तो करीब 62, 62.5, 63% तक जा रहा है। मतलब 4% के आसपास का वोटों की गिरावट पूरे देश में हो रही है। अब हर स्टेट में गिरावट हो रही, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां वोट गिरा नहीं है। और बंगाल केवल, हाँ, एक नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां वोटिंग अच्छी हुई है, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके। लेकिन बंगाल में 5 से 6% का वोट हमें ये गिर रहा है इस बार, जो पहले नहीं गिरा था। और इसके बाद आपको एक डेटा और मैं बताऊं, आप 2014 और 2019 के चुनाव में देखिए, 2014 में वोट परसेंटेज जो था उससे 0.60% वोट 2019 में बढ़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी 282 से 303 सीट पहुंच गई। लेकिन जब वोट गिरेगा तो आखिर ये वोट किसका गिर रहा है? जो सत्ता पक्ष में होता है उस नाराजगी उसी से होती है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में मैं जो ट्रेंड देखता हूं कि मीडिया सारा सवाल जो है विपक्ष से पूछता है, सत्ता पक्ष से कम सवाल करता है। लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर किसको खरा उतरना है? सरकार को खरा उतरना है। मोदी जी 10 साल सरकार चला चुके हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद उसके खिलाफ कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, या फिर 80 करोड़। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही है, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी मैं और रासबिहारी जी बात भी कर रहे थे, चलिए इसको चर्चा में भी लेकर आते हैं। वो पॉइंट आपने रखा
कि जनरली विपक्ष से सवाल सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है, आमतौर पर ये परम, और ये ठीक भी है, पूछा भी जाता है जब आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ऐसा माहौल बना कि विपक्ष या तो उस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है या उतना परिपक्व नहीं दिखाई पड़ता, उनके खिलाफ कुछ ऐसे मुद्दे, मैंने अभी आपको अमित शाह जी का भाषण सुनाया, मैंने बताया भी कि 370, राम मंदिर, 70 साल की बात कांग्रेस की, ये कुछ बात है, ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर सारे भाषण होते हैं। लेकिन आप देखिए कि डॉक्टर साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा जी। अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी क्यों नहीं लागू हो रहा है पूरे देश में? संसद से कानून पास हुए कितने साल हो गए? आसाम में हुआ, करोड़ों रुपया पब्लिक का खर्च कर दिया गया, वहां भी नहीं लागू हो पाया। बंगाल में चुनाव से पहले लागू करने की घोषणा करी, लेकिन लागू नहीं किया, उस पर चुप्पी साधी। क्यों चुप्पी साधी? दरअसल क्या है, कभी भी जब हम हर बात को वोट से मिला करके देखेंगे तो देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। आज की तारीख में 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? उनके भूख की चिंता सरकार को नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि वोट की चिंता है। अब आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि मेरा नाम भी 80 करोड़ राशन पाने वालों में से मेरी लिस्ट में था। जब 80 करोड़ लोगों की लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। मुझे जब पता चला गांव में, तो मैंने तुरंत नाम कटवाया। अब इस तरीके से राशन बटेगा, ये पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग अगर सरकार करती है, ये यही वजह है कि 1.5 पौने 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा बढ़ गया 2014 के मुकाबले। तो ये फर्क आया है।